स्प्रिंग की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन से बढ़ाते हैं, ठीक है? देखो जिस तरह पुली के साथ स्प्रिंग अटैच है, एक रस्सी ऐसे जा रहा है, ये मैंने हाथ में इसका फोर्स से खींचा, तो बोल रहे हैं कि अप्लाइंग एट पॉइंट थ्री डिस्प्लेसमेंट पर वाई, पॉइंट थ्री है ये नीचे वाई डिस्टेंस आ जा रहा है, फाइंड एफ इन टर्म्स ऑफ के एंड वाई, मतलब इस एफ का वैल्यू के एंड वाई के टर्म्स में बताना है। देखो इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमको सीखने को मिलता है। फर्स्ट थिंग देखिए कि अगर तुम इस पॉइंट को नीचे खींचोगे ना तो पुली ये नीचे आएगा, बिकॉज पुली एक ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है जो कि इलास्टिक है, जिसका लेंथ बदल सकता है। एग्जैक्टली, सो द पॉइंट इज ये अगर वाई डिस्टेंस उतरता है तो पुली कितना डिस्टेंस उतरेगा वो हमको निकालना है। दैट इज द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है? इसके लिए फिर सबको फ्यूचर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? फ्यूचर। पहले यहाँ पर बाद में दिखाएगा, हाँ ऐसे स्प्रिंग ऐसा है और कोई पहले यहाँ पर जब तुमने खींचा पहले से जब खींचा नीचे आ गया ऐसे ऐसा। अच्छा अभी ध्यान देना कि अगर पुली x डिस्टेंस नीचे आता है तो ये जो रस्सी है, रस्सी के एक जमीन के साथ तो ये जो रस्सी है, जस्ट इमेजिन, ऐसे इमेजिन करो या ऐसे समझोगे, ऐसे सोचोगे तो आसान होगा कि रस्सी को हवा में लटका दो तो पुली नीचे में उतर के आ गई। समझ में आया? ऐसे इमेजिन करो कि रस्सी हवा में लटका हुआ है, पुली नीचे आ गया x डिस्टेंस, करेक्ट बोलो ना? अच्छा इस तरफ कितना पोर्शन लटका हुआ है, इस तरफ कितना पोर्शन हवा में लटका हुआ है? क्या तुमको लगता है ये रस्सी हवा में लटका हुआ रहेगा? किस तरफ गिरेगा? इस तरफ गिरेगा। इस तरफ का कोई भी पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस नीचे डिस्टेंस नीचे ऐसे करके क्या करना है हमेशा? रस्सी को हवा में लटका के रख देना, दिमाग में करना है सब कुछ। पुली नीचे आ गया, वाई डिस्टेंस, इधर रस्सी का वाई डिस्टेंस लटका हुआ है, इधर रस्सी का वाई डिस्टेंस लटका हुआ है। ये जो लूज लेंथ है वो किस तरफ गिरेगा? राइट की तरफ गिर जाएगा, तो राइट वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस नीचे आ जाएगा? 2। सिमिलरली ऐसे के क्वेश्चन में कहा कि अगर वाई डिस्टेंस उतरता है तो पुली कितना उतरेगा? समझ में? अगर पुली y/2 आता है तो ये स्प्रिंग y/2 डिस्टेंस से क्या हो जाएगा? खींच जाएगा, राइट? अभी ध्यान देना, अगर मैं रस्सी को F4 से खींचा है, मैं पुली का एफडी बनाता हूँ, यहाँ पर भी F लग रहा होगा, यहाँ पर भी F लग रहा होगा, और यहाँ पर कितना लग रहा होगा? y/2 आपको पता है कि पुली क्या मासलेस है, मासलेस चीजों पे नेट फोर्स क्या होता है? 0। कैसे पता? F की क्या है? F 0 होगा तो F प्लस B क्या होगा? 0। which means Ky/2 is equal to what? 2F। F का वैल्यू कितना होगा? समझ में आया? ऐसे करेंगे इस चीज को, इज दैट क्लियर? इसको देखते हैं, इसमें जगह छोड़ा करो, इसका ऊपर लिखूंगा, ठीक है ना? ये पुली है, वही मतलब 3 पॉइंट में वाई डिस्टेंस नीचे खींच, तो क्या करोगे? फिर से फ्यूचर इमेजिन करो, ये देखो कुछ देर के बाद पुली यहाँ पहुंचा है, खींचा, तो पुली कितना डिस्टेंस नीचे उतर गया? वाई डिस्टेंस। ध्यान देना, इस तरफ रस्सी के लेंथ में इंक्रीमेंट कितना है? इस तरफ रस्सी के लेंथ में इंक्रीमेंट कितना है? मतलब ये रस्सी प्लस स्प्रिंग सिस्टम जो है उसके लेंथ में 2y का इंक्रीमेंट आ रहा है। स्प्रिंग कितना खींचा? 2y। इसमें क्या है? तो बोल सकते हो सर देखो रस्सी और स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड, कुछ देर के बाद रस्सी और स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड हो। अभी हमको बताया कि रस्सी तो देखिए, रस्सी का लेंथ चेंज, तो ये रस्सी स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में अगर टोटल y प्लस वाई 2y का एक्सटेंशन आया है, इसको देने वाला सिर्फ एंड सिर्फ स्प्रिंग नहीं होगा, राइट? तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया होगा? 2y। इसमें 2y का एक्सटेंशन आया है। भूलो मत, रस्सी एंड स्प्रिंग बोथ आर मासलेस, दे आर कनेक्टेड। स्प्रिंग में जितना फोर्स होगा रस्सी के टेंशन में भी उतना ही फोर्स होगा, नहीं आया समझ में? तो इस पुली का अगर एफडी बना है, यहाँ पर क्या लग रहा होगा? K into 2y, दोनों यहाँ पर टेंशन क्या लग रहा होगा? इसका भी वैल्यू K into 2y है, बिकॉज रस्सी एंड स्प्रिंग दे आर टुगेदर फॉर्मिंग ए कंपोजिट सिस्टम। समझ में आ रहा है? लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम, मासलेस है। और नीचे कितना लगेगा भाई? हो गया 4
द स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स, ये जो रस्सी है ये अगर सडनली टूट जाता है तो तुमको ये पूछा गया है कि इमीडिएटली ऑफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स ट्वाइस ए करंट का कितना एक्सेलरेशन हो। तो पहली बात, अगर तुमको ये जानना है कि स्ट्रिंग टूटने के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना है, उसके पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रिंग टूटने से कितना टेंशन गायब हो जाएगा, तब मैं इसका एक्सेलरेशन बता पाऊँ। ये तुमको पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा कि पहले जब रस्सी कनेक्टेड था तो आपको डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, रस्सी काटने के साथ टेंशन इमीडिएटली जीरो हो जाएगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? Now the point that you need to learn from this discussion is that देखो रस्सी को काटने के साथ साथ इमीडिएटली टेंशन जीरो हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग पहले काटने के पहले जितना फोर्स लगा रहा है इमीडिएटली आफ्टर कटिंग, क्या बोला मैंने, कौन सा वर्ड यूज किया, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है इसको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर कटा है। ऐसा क्यों? बिकॉज स्प्रिंग को अपना लेंथ चेंज करने में वक्त लगता है। स्प्रिंग कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो डिपेंड करेगा उसकी चेंज इन लेंथ पे। स्प्रिंग कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पे डिपेंड करेगा, उसकी चेंज इन लेंथ। तो वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तुमने फटाक से स्प्रिंग काट दिया, उसको छोटा और में टाइम तो लगेगा ना, वक्त तो लगेगा ना, उतना वक्त हमने उसको दिया नहीं, बस हमने क्वेश्चन कब का पूछ लिया, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग। तो इमीडिएटली आफ्टर कटिंग स्प्रिंग के फोर्स में, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? बोलो भाई, कोई डाउट? सो बिफोर कटिंग हम इसे याद रखना, बिफोर कटिंग हमको ये निकाल लेना कि रस्सी में टेंशन कितना, स्प्रिंग में कितना फोर्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्प्रिंग? मतलब सिस्टम किसको चूज करें? एग्जैक्टली, इस पूरे कौन सिस्टम चूज करेंगे? दिमाग में करते 2mg mg स्प्रिंग फोर्स इंटरनल हो जाएगा, पूरे टेंशन T लगेगा, T का मतलब होगा 3mg। सो दिस इज बिफोर कटिंग। बिफोर कटिंग टेंशन का वैल्यू कितना है? 3mg। और इस स्प्रिंग का वैल्यू कितना होगा? स्प्रिंग नेट फोर्स कितना होगा? mg। कैसे हमने यहाँ काटा और एक्चुअली इसका बना ऊपर kx नीचे mg, तो kx का वैल्यू कितना होगा? करेक्ट। अच्छा 2m का एफडी, यहाँ पर 2m लग रहा है, यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx, और ऊपर क्या लग रहा है? यही चाहिए, फिर भी ऐसे बता के रख रहा हूँ, है ना? यहाँ पर और एक लग रहा है ट्वाइस एम, तो kx का वैल्यू कितना है? mg, ट्वाइस mg कितना होगा? 3mg, टेंशन का वैल्यू कितना है? 3mg। ये बैलेंस है, राइट? छोटे वाले ब्लॉक का अगर मैं एफडी बनाता हूँ, ध्यान देना, ये छोटे वाले ब्लॉक इसका बिफोर कटिंग अभी भी कहानी, कौन सा कहानी चल रहा है? काटने के पहले का कहानी चल रहा है। इसलिए हो जाएगा m, इसी का लग रहा है m, क्या है? k बराबर mg। अभी कहानी आफ्टर कटिंग। आफ्टर कटिंग अगर मैं ट्वाइस एम का एफडी बनाऊं, ध्यान देना, सबसे पहले ट्वाइस mg एंड स्प्रिंग फोर्स बदलता नहीं है इमीडिएटली आफ्टर कटिंग। तो स्प्रिंग पहले जितना फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा था? mg, अभी भी mg ही लगाएगा। समझ में आया? कितना हो गया? mg। फोर्स समझ में आ रहा है? तो इस ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा? 3mg डिवाइडेड बाय 2m, दैट इज 3g by 2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? व्हाट अबाउट छोटा यहाँ पर क्या लग रहा था? mg। ऊपर अभी भी kx लगता रहेगा, kx का वैल्यू बराबर क्या होगा? mg। तो काटने के पहले जितना एक्सीलरेशन था इमीडिएटली आफ्टर कटिंग भी उसका एक्सीलरेशन सही रहेगा। इसका का क्या होगा? 0। इसका का कितना होगा? 3g by 2। आगे समझ में आया सर? पक्का? चलो, और एक्सीलरेशन मतलब तीनों ब्लॉक्स पे एक्सीलरेशन, ठीक है ना? डाउट नहीं होगा। स्प्रिंग बिटवीन ए एंड स्प्रिंग, इस तरह पर इसको काट दिया, कैसे काटा? स्प्रिंग काटने से स्प्रिंग फोर्स में 0 हो जाता है। मैं रस्सी काटूं तो स्प्रिंग फोर्स में फर्क, ठीक है ना? स्प्रिंग बिटवीन ए, एक बार इसको काटा, एक बार इसको काटा, एक बार इसको काटा, ठीक है? बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन, कैन यू से कि यहाँ पे कितना फोर्स होगा? स्प्रिंग फोर्स 3mg। यहाँ पर कितना टेंशन होगा? यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? mg।
मैंने पता कर लिया, ठीक है। अभी देखो क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये रस्सी में टेंशन तो है, हाँ सर। इज दैट क्लियर? अभी फील करो, इसको काटने के साथ साथ ऊपर का फोर्स गायब, तो क्या होगा, रस्सी में जो टेंशन है वो तो अभी भी लग रहा होगा। तो ये ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक ऑलरेडी नीचे एक स्प्रिंग फोर्स है, तो ये दोनों ब्लॉक जो एक साथ नीचे उतरेगा, बिकॉज इनके बीच का जो रस्सी वो लूज नहीं होगा, तो रस्सी विल स्टे टाइट। अगर रस्सी टाइट रहेगा तो दोनों ब्लॉक्स का मूवमेंट क्या होगा, एक साथ होगा। ये समझ आया नहीं है? इसको काटने के साथ साथ खट करके नीचे दोनों एक साथ उतरेगा, मतलब यहाँ का जो टेंशन है वो जीरो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चेंज हो सकते लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम, और इस ब्लॉक को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। पहले जितना एक्सीलरेशन था डाउन, इसके साथ कौन कनेक्टेड है, बट स्प्रिंग कनेक्टेड है या नहीं? तो स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज आएगा तो इसके एफबीडी में काटने के पहले और काटने के बाद में कोई चेंज आएगा क्या? कहाँ टेंशन रहेगा, इसका एक्सीलरेशन पहले जैसा था अभी क्या रहेगा वैसा ही रहेगा। सिर्फ सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना है। सिस्टम में हमको देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझना है, यहाँ पर ए एंड बी दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर। बहुत लोग ये सोचते हैं ये उतरेगा ये अपनी जगह पर रहेगा, ऐसा नहीं, पूरा सिस्टम एक साथ उतरेगा। तो दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम। तो अभी अगर हम एफबीडी बनाते हैं, ध्यान देना, ये एम है, ये एम है, दिस इज व्हाट बी, ऊपर का स्प्रिंग फोर्स गायब, वैसे अभी भी टाइट है तो दोनों एक साथ मूव कर रहा होगा, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम। और नीचे यहाँ पर एक एनजी लग रहा है, यहाँ पर एक एनजी लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग के बारे में कितना फोर्स लग रहा होगा, एनजी, है ना? Is that clear? Is that clear? तो ऐसे केस में अगर हम एक्सीलरेशन लिखना हो क्या होगा, एनजी प्लस एनजी प्लस एनजी कितना हो जाएगा, वीएनजी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, क्या लिखेंगे, 2m, है ना? नीचे वाले का इक्वल हुआ 2m। अभी अगर तुमको मन कर रहा है कि हमने यहाँ पर दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन क्या मान लिया, सेम मान लिया, एक बार ये चेक करते हैं कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा अभी, कि वो पहले जैसा ही है या बदल गया, वो देखो। मतलब अभी अगर मैं सिर्फ टॉप ब्लॉक पर एनालाइज करूं, ब्लॉक ए पर एनालाइज करूं, ध्यान देना, ब्लॉक ए गोइंग डाउन, लेकिन एक्सीलरेशन होगा इसका टोटल सेल्फ वेट कितना है, एनजी, वैसे टेंशन टी भी लगा है, तो टी प्लस एनजी इज इक्वल टू एम इनटू 3g बाय टी, टी प्लस एनजी इज इक्वल टू एम इनटू 3 टेंशन का कितना होगा, 3 एनजी बाय 2 माइनस एनजी, कितना हो जाएगा, एनजी बाय 2। पहले टेंशन कितना था, 2mg, अभी टेंशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन टेंशन तो है, रस्सी टाइट तो है, तो दोनों ब्लॉक्स सेम, एक्सीलरेशन सेम होगा, दे आर गोइंग टू मूव टुगेदर, करेक्ट? फॉलो। एंड व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन ऑफ सी ब्लॉक, इसमें ऊपर स्प्रिंग फोर्स अभी भी लग रहा है, नीचे एमजी अभी भी लग रहा है, इसका एक्सीलरेशन क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। इसमें क्या फर्क पड़ा भाई, यहाँ जो ऊपर काटा है अगर स्प्रिंग लगा रहा है वो इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉक तक पहुंचेगी नहीं, बिकॉज स्प्रिंग के मूवमेंट में कोई चेंज, स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आएगा नहीं। सेकंड, अगर मैं इसको काटूं तो टेंशन गायब होने के साथ ये ऊपर चला आएगा और ये तो सिंपल है एकदम, राइट? अगर मैं क्वेश्चन 2 का आंसर करूं, अगर मैं छोटा एम का एफबीडी बनाता हूं, नीचे क्या लग रहा है, एमजी, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा था जिसको हमने F1 लिखा, और F1 का कितना है, 3mg, और टेंशन गायब हो गया, तो टेंशन हमने बनाया नहीं एफबीडी, बोलो ना? यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बनगा भी वो कितना होगा, 3mg माइनस mg, 2mg डिवाइडेड बाय व्हाट, इस मूविंग ऑफ विद एन एक्सीलरेशन ऑफ व्हाट, 2g। इज दैट क्लियर? अभी देखो इस केस में इस ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्प्रिंग है, तो यहाँ जो कटा इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंची नहीं, और लेकिन इस ब्लॉक को फर्क पड़ेगा, डी ब्लॉक को फर्क पड़ेगा, डी ब्लॉक के साथ रस्सी डायरेक्टली कनेक्टेड था, रस्सी गायब होने के साथ साथ उस पर टेंशन भी गायब हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो अगर हम अभी डी ब्लॉक बनाए, दिस इज बी, उसका वेट कितना है, mg, ऊपर का टेंशन गायब हो चुका है, नीचे एक स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स का हमने निकाल कर रखा था कितना है, mg, ये भी mg हो गया, that means this block is going to go downward with an acceleration of 2mg by l, ये ऊपर जाता है 2g से ये
नीचे जाएगा 2G से, और ब्लॉक सी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अभी भी ऊपर नीचे mg लग रहा है, ऊपर अभी भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा है F2, इसका वैल्यू कितना है mg, और इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो समझ में आ रहा है पक्का? अभी थर्ड केस, अगर मैं इसको काट तब लेकिन इस ब्लॉक को फर्क पड़ेगा, बिकॉज इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो गायब हो चुका है, तो सिर्फ mg लगेगा, तो ये जी से नीचे उठेगा। समझ में मैंने क्या कहा? राइट। व्हाट अबाउट दिस टू ब्लॉक्स? इसको काट दिया, ये स्प्रिंग फोर्स गायब हो गया, लेकिन दोनों के बीच रस्सी है, रस्सी गायब रहेगा, तो दोनों ब्लॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन। समझ में आया? तभी अगर हम सी ब्लॉक का एफपीटी बनाए, यहाँ बनाए, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, इस पे mg लग रहा है सी ब्लॉक, तो ऊपर वाला फोर्स क्या हो चुका है? गायब, सो दिस विल गो डाउन विद द डिस्टेंस व्हाट। अभी अगर हमने इसको काट दिया, ये दोनों ब्लॉक के बीच में टेंशन तो जीरो नहीं होगा, तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ ऊपर की तरफ जाएगा, तो दोनों ब्लॉक्स का दैट इज ए बी, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है? 3 mg, बोल रहा? और इधर क्या लग रहा है? इधर क्या लग रहा है? mg। नीचे वाला फोर्स गायब हो गया, तो देखो ऊपर 3 mg, नीचे कितना है? 2 mg। The system will have an acceleration in the upward direction. समझ रहे हो ना? upward direction में acceleration होगा, वो होगा 3 mg minus 2 mg divided by mass of the system, that is 2m, कितना आ जाएगा? g/2 upward direction. Is that clear? पक्का? न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि अगर किसी बॉडी का अनबैलेंस्ड फोर्स है तो वो एसिमिलेट करेगा, यही कहा। और बोला कि किसी बॉडी में अगर नेट फोर्स 0 है तो आइदर वो रेस्ट में रहेगा और इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अभी एक ब्लॉक जमीन पर रखा गया है, 3 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, पहला ऑब्जर्वर जमीन पर बैठा हुआ है एट रेस्ट, दूसरा ऑब्जर्वर एक प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है, एंड द प्लेटफॉर्म अलोंग विद द पर्सन इज मूविंग विद a constant speed, वेलोसिटी। और तीसरा जो ऑब्जर्वर है वो और एक ट्रॉली से है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है इसमें। इज दैट क्लियर? अभी इन तीनों पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है, बात समझ में है? इज दैट क्लियर? और ये तीनों भी इस ब्लॉक को एनालाइज करेंगे, फोर्सेस ड्रॉ करेंगे और ये जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे क्या उनको जो दिख रहा है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं बाय न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग, इस बंदे को इसके आंखों से, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये ब्लॉक कैसा दिख रहा होगा? इसको रेस्ट में दिख रहा होगा तो बोलेगा ओके ये ब्लॉक रेस्ट में है। न्यूटन ने कहा था अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? तो फटाफट एमपीडी बनाएगा, बोलेगा बाकी एमजी इधर है, मोमेंट इधर है, ऑब्वियसली किसको बैलेंस कर रहा होगा? एमजी। तो यस दिस करेक्ट, उसको दिख रहा है कि ब्लॉक रेस्ट में है और फोर्स एनालिसिस करने के बाद उसको क्या मिल रहा है? Net force is equal to what? 0. So Newton's law is able to justify the situation. ये बंदा बोलेगा कि ठीक है सर, Newton's laws of motion सही है। अभी मैंने इस बंदे को पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि तुमको क्या दिख रहा है? इस बंदे को क्या दिख रहा होगा? देख रहा होगा कि the block is traveling with a constant velocity. उसको ये दिख रहा होगा, उसके frame of reference से उसको दिख रहा होगा ब्लॉक एक constant velocity से मूव कर रहा है। तो ये फिर से बोलेगा ओके फाइन, न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो उसके नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। फटाफट वो फोर्सेस चेक करेगा, बोलेगा ओके यहाँ पर एक एनर्जी है, यहाँ पर एन, तो सही है। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स 0 है, इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होना होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना। ये भी बोलेगा कि न्यूटन्स लॉ ठीक है, करेक्ट है, न्यूटन्स लॉ वैलिड करता है, करेक्ट। अभी इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देता है? उसको दिख रहा होगा ये ब्लॉक है, अब उसके दिमाग में आएगा ओके न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करता है तो एक नेट अनबैलेंस फोर्स होना पड़ेगा उस तरफ। और बात को समझे, फोर्सेस जो है वे आर नॉट फ्रेम डिपेंडेंट, दे आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। फोर्सेस फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया तो फोर्स बदल जाएगा। अगर मैं इसको निहार को मारता हूँ, इसको जितना पेन होगा
पेन इज अ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो कोई यहाँ पर क्लासरूम में बैठ के अगर कोई मशीन होता जिससे हम इसके पेन को मेजर कर पाते, तो जितना रीडिंग आता है, कोई अगर प्लेन से जा रहा है और इसी इवेंट को देखता है, तो जो प्लेन से देख रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग वो अगर देखेगा तो निहाल का पेन डिक्रीज तो नहीं हो जाएगा ना, या इंक्रीज तो नहीं हो जाएगा ना, पेन विल स्टे द सेम। और गेटिंग द पॉइंट, पेन मतलब फोर्स जो उस पर लगा वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से फोर्स बदलता नहीं है। भाई समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? एक ब्लॉक सरफेस को कितना प्रेशर से दबा रहा है नॉर्मल, उसका वैल्यू कैसे बदल जाएगा अगर तुम ऑब्जर्वर बदल दोगे? वो तो नहीं बदलेगा, राइट? तुमको फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि फोर्स जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। इसको अगर मैं मारता हूँ, उसमें जितना चोट लगेगा, जितना पेन वो एक्सपीरियंस करेगा, चाहे कोई बैठा हुआ ऑब्जर्वर देखे उसको या कोई चलता हुआ ऑब्जर्वर देखे, इसका पेन चेंज नहीं होने वाला। मतलब इसमें जो फोर्स लग रहा है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। अभी ऑब्जर्वर 3 को दिख रहा होगा कि भाई ये ब्लॉक तो मूव कर रहा है और इसको फोर्स अगर लगे साथ है, उसने ब्लॉक का बोला सर देखो इसके ऊपर एक फोर्स एनर्जी लगेगा और जमीन जो है इस पे नॉर्मल लगाया है, इसके अलावा तो इसके पास दूसरा कोई फोर्स है नहीं। मुझे दिख तो रहा है कि ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ए से डायरेक्शन से मूव कर रहा है, मतलब न्यूटन गलत हो गया। न्यूटन्स लॉस आर नो लॉन्गर वैलिड फ्रॉम दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ब्लॉक बिना कोई फोर्स का एक्सीलरेट कर जाए। बात समझ में आए? तो इस बात को अच्छे से समझो कि न्यूटन्स लॉस हमेशा वैलिड नहीं है। न्यूटन्स लॉस तभी वैलिड होता है इफ यू आर, ये गले पे लटका तो मैं बोला नहीं, न्यूटन्स लॉस तभी वैलिड है अगर तुम इस प्रॉब्लम को कहां से सॉल्व करें, इफ यू ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर 1 and observer 2 are inertial frame of reference. The frame of reference is either at rest or moving in constant velocity is an inertial frame of reference. और inertial frame of reference से Newton's laws सही बैठता है। देखिए, if you have a frame of reference which is accelerated, now such a frame of reference is called as a non-inertial frame of reference. और ऐसे frame of reference से Newton's laws तुम्हें apply नहीं कर पाओगे, Newton's laws valid नहीं होते। देखिए कि वैलिड नहीं होता। और फील लेना है तुमको, और एक चीज देखो, लिफ्ट के अंदर एक बॉल है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है इस तरह से, तो देयर आर टू ऑप्शंस। एक बंदा ग्राउंड में बैठा है, दूसरा बंदा लिफ्ट में बैठा। अभी ग्राउंड वाला बंदे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और लिफ्ट वाले बंदे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं लिफ्ट वाले बंदे को बोलता हूँ भाई साहब आप इस बॉब के एबिलिटी बनाओ, वो बोलेगा सर देखो एक एनर्जी है, एक टेंशन है और मेरे रेस्पेक्ट में ये बॉब मूव नहीं कर रहा। एग्री विद दिस? इसके रेस्पेक्ट में तो बॉब मूव नहीं कर रहा और वो बोलेगा कि टेंशन बराबर क्या होना है, एमजी। ये बोल देगा रस्सी में टेंशन। अभी अगर मैंने इस बंदे को बोला, ये क्या बोलेगा कि सर देखो बॉब है, दिस इज एमजी, ऊपर टेंशन टी लग रहा है और हमको दिख रहा है कि लिफ्ट अगर ऐसे ऊपर जा रहा होगा तो ये बॉल भी लिफ्ट के साथ ऐसे ऊपर जाएगा। तो दिस इज moving up in expression over A, और वो इक्वेशन का लिखेगा T minus mg is equal to what? Na. तो T equal to what? mg plus mg। बात को समझो, रस्सी तो वही है, लेकिन दोनों ऑब्जर्वर्स उसी रस्सी में दो अलग अलग टेंशन कोड कर रहे हैं। पहला बंदा बता रहा है mg होना चाहिए, दूसरा बंदा बोल रहा है mg plus na। रस्सी कितना टाइट है वो थोड़ी ना फ्रेम पे डिपेंड करेगा। रस्सी का टाइटनेस कितना है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज इन दोनों में से एक गलत फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनएलएम लगा है, और वो कौन है? जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है इज नॉट अलाउड टू अप्लाई एनएलएम, बिकॉज एनएलएम इज नॉट वैलिड फ्रॉम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज ओनली वैलिड फ्रॉम ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दिस केस इट इज ग्राउंड व्हिच इज एट रेस्ट, एंड रेस्ट फॉर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो समझ में आया नहीं? Is that clear? Okay. Now the situation is कि बहुत बार हमको प्रॉब्लम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। और हमको पता है कि एनएलएम वैलिड नहीं है, तो हम एक जुगाड़ लगाना। जुगाड़ समझ में आ रहा है? एक टैक्टिक लगाते इसको करने के लिए, और हमने एक इमेजिनरी कंसेप्ट
इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने बोला सूडो फोर्स। क्या कंसेप्ट है? सूडो फोर्स। नाम में ही लिखा हुआ है सूडो। सूडो का मतलब क्या है? फॉल्स। ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज जस्ट मेकिंग आवर लाइफ सिंपल। इट इज जस्ट हेल्पिंग अस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम फ्रॉम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट ये है कि स्टेप 1, अगर तुम किसी प्रॉब्लम को एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हो तो तुमको रियल फोर्सेस के साथ साथ उस एफबीडी में सूडो फोर्स भी बनाना पड़ेगा। सुनाई दिया मैंने कहा था? रियल फोर्सेस तो दिखाओगे, रियल जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, जिसका रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। सूडो फोर्स का कोई रिएक्शन नहीं होता, वो तो फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो तो हमारा इमेजिनेशन है। कुछ जा रहा भेजने में क्या कह रहा? कंसेप्ट ये है कि अगर अभी इस बंदे को एबिलिटी बनाना है तो बिसाइड्स शोइंग द रियल फोर्सेस, P इज ए रियल फोर्स, सही में एग्जिस्ट करता है, Mg इज ए रियल फोर्स, सही में एग्जिस्ट करता है, उसको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। समझ में? तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? What is the magnitude of the pseudo force? That is mass of the object into acceleration of the frame of reference. समझ में? ये है, इस ऑब्जेक्ट पे लगा दो, उसके मास के साथ फ्रेम के एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो और किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, ये माइनस दे दिया मैंने, ऑपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत सर जा रहा है ना? अभी इस बंदे को मैंने बोल दिया सूडो फोर्स सिखा दिया, तो उसने T लगाया, Mg लगाया, बट यहाँ पर वो एफबीडी खत्म नहीं करेगा और एक सूडो फोर्स लगाएगा। अभी वो लोग फ्रेम एक्सीलरेशन किधर है? ऊपर। तो इस बॉल पे सूडो फोर्स कितना लगाएंगे? नीचे लगाएंगे। ऐसा वैल्यू कितना होगा? मास ऑफ द बॉल m मल्टीप्लाइड बाय द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लगा दिया E। अभी वो क्या बोलेगा? ओके, अभी भी वो यही बोलेगा कि बॉल तो रेस्ट में ही है, उसके लिए तो बॉल, तो वो बोलेगा ओके फाइन, सो टेंशन बराबर क्या होगा? प्लस है ना, ये भी टेंशन का वैल्यू क्या कह रहा है? Mg प्लस है, और ये भी बंदा क्या कह रहा है? Mg प्लस। समझ में आया? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। ये सिर्फ एक जुगाड़ है, टेक्निक है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो क्या हुआ?